हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, उसका यूज क्या है, उसका है ना कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग live organisms or enzyme from organisms to produce product and process useful to humans. Biotechnology deals with technique of using ना। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग टेक्निक्स पे काम करते हैं कि कैसे किसी लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज करें, है ना, या फिर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, या फिर उस ऑर्गेनिजम्स से जो एंजाइम हो बन रहा है ना, उसका टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, है ना, एंड प्रोड्यूस प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। प्रोडक्ट उससे बनाए या फिर एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिसके कारण क्या हो, ह्यूमन के लिए वो यूजफुल हो। ठीक है, माइक्रोब्स यानी कि लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर उसके एंजाइम का यूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट या प्रोसेस का प्रोडक्शन करे जो ह्यूमन के लिए क्या हो, यूजफुल हो। तो उसके टेक्निक से क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी डील करता है। इन दिस सेंस, मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन्स which are all microbes mediated process could also be thought as the form of biotechnology। अगर हम ऐसा सोचे कि माइक्रोब्स का यूज करके ह्यूमन के लिए कुछ यूजफुल चीज बने, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स भी क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में काउंट होगा। तो सेम जैसे कि हम लोग मिल्क से कर्ड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, तो वो भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। However, it is used in restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale। हम लोग दूध से दही बनाने को भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काउंट करेंगे, लेकिन अभी के समय में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हैं, जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम लोग सेम काम करते हैं विथ लार्जर स्केल। ठीक, अगर हमें कोई प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट और, है ना, कोई एंजाइम ये चाहिए, ठीक, बट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो वो उसे अभी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में काउंट करते हैं। रिसेंटली ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है थोड़ा सा, है ना। हालांकि मिल्क से कर्ड बनाना भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी ही है, वो नेचुरल प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करना ऑर्गेनिजम्स के, उसके बाद उसमें से प्रोडक्ट जो आएगा वो, या फिर कोई एंजाइम जो ह्यूमन के लिए क्या हो, यूजफुल हो। फर्दर मेनी अदर प्रोसेस और टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं, और भी ज़्यादा प्रोसेस है, टेक्निक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है ना। फॉर एग्जांपल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। सिंथेसिस ए जीन एंड यूजिंग इट, एक जीन का फॉर्मेशन करना और उसका यूज करना। कंप्लीमेंट्री डीएनए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, सिंथेसिस ऑफ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में।
The European Federation of Biotechnology EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definitions of EFB as follow. अभी हम लोगों ने जिक्र किया ना कि जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाना उसे भी बायोटेक्नोलॉजी बोल देंगे। तो फिर एनसीईआरटी ने बोला कि इसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में यूज करेंगे, है ना, जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन फॉर्मेशन, जीन थेरेपी, है ना, डीएनए वैक्सीन, ये सभी बनाना। तो ये कुछ मॉडर्न चीजें हो गए और कुछ पास्ट का ट्रेडिशनल चीजें हो गए। उस दोनों को मिला के क्या करते हैं, EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है एक डेफिनेशन से राइज करते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, इंटीग्रेट करो किसके, नेचुरल साइंस, जो पहले नेचुरल साइंस नेचर में जो साइंस है उसका, है ना, इंटीग्रेशंस करना है किसके साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ कर लो या फिर सेल के साथ कर लो। ठीक, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म के साथ कर लो या फिर सेल के साथ कर लो। एंड पार्ट ऑफ देयर, उस सेल के कुछ पार्ट से काम कर लो। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स के, मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स का कुछ पार्ट लेके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब यूरोपियन फेडरेशन जो है वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों अप्रोच को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक, उसने क्या बोला कि जो नेचुरल साइंस है उसके साथ किसी ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशंस, मतलब उसके साथ किसी ऑर्गेनिजम्स को ऐड करो। जैसे कि हम लोग नेचुरल साइंस जो है उसमें जैसे कि कर्ड बनाना भी ये क्या है कि पूरा के पूरे ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आता है कि या ऑर्गेनिजम्स नहीं यूज करोगे, सेल का यूज कर लो, है ना। अगर सेल के यूज करने के साथ उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो भी ओके है। सेल भी नहीं, सेल का कुछ पार्ट, है ना, तो उससे भी बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर काउंट होगा। अगर सेल का पार्ट नहीं तो उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, अगर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का भी यूज करते हो, इंटीग्रेशन करते हो नेचुरल साइंस के साथ, तो उससे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें मिलते हैं वो भी क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काउंट होंगे। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे अब। Among many, the two core techniques that enables birth of modern technology are, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक है, उसमें से दो टेक्निक जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। इनेबल्स द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पहला उसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें दो चीज ऐसा, दो टेक्निक ऐसा है जो क्या किया, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को फिगर में लाया, है ना। अब उसके बारे में देखते हैं कि वो दो चीज है क्या। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस into the host organism and thus change the phenotype of host organisms। पहले देखो ट्रेडिशनल में क्या होता था कि पूरे ऑर्गेनिजम्स को यूज करो, ठीक, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है क्या कि पूरे ऑर्गेनिजम्स का यूज करने का जरूरत नहीं है ना। पहले के समय में हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता था उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड चलता था, ठीक। बट ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आया है जहाँ पे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट ही सिर्फ चाहिए, तो उसमें क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल के जो है ना कंस्टिट्यूएंट, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए है उसमें अल्टरेशंस कर दिया जाता है टू इंट्रोड्यूस आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब उस जो जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन हुआ है उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके एंड दस चेंज इन फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उससे होस्ट ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है। दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग।
अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री ambience in chemical engineering process to enable growth of only desirable microbes, eukaryotic cell in the large quantity for manufacturing of biotechnological product like antibiotic, vaccine and enzyme. पहला है, देखिए दो प्रोसेस ऐसा है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को लेके आया सामने। पहला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्या होता है जीन का मैनिपुलेशन करके उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल के एंड उसको ग्रो कराना, जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है ना, वो जो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें क्या है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस एंड एम्बियंस, यानी कि हम जिस माइक्रोब्स को ग्रो कराना चाह रहे हैं मेरा वही माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करे, दूसरा कोई और माइक्रोब्स जो है वो ग्रो ना करे, है ना। एम्बियंट है ना, माइक्रोबियल फ्री एम्बियंस जो होता है उसे क्रिएट करना होता है ताकि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट ही मिले, अननोन कोई भी प्रकार का कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट ना हो, है ना। हमें जो चाहिए जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम जो भी चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो ये दो प्रोसेस जो थे वो क्या कर रहे थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखते हैं कि इसका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का खोज। You probably appreciate the advantage of sexual reproductions over asexual reproductions. सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्या होती है। The former sexual reproduction provide opportunity for variations and formulation of unique combination of genetic setup, है ना। जो पहला यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है उसमें अपॉर्चुनिटी है किसका, वेरिएशंस का एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, और एक नया जेनेटिक सेटअप न्यू यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाने की क्या होती है, प्रोसेस होती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सम ऑफ विच में बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज पॉपुलेशंस, उसमें से कुछ क्या होंगे पॉपुलेशन और उस ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल्स होंगे, उस वेरिएशंस के वजह वो क्या करेंगे, ज़्यादा अडेप्ट करेंगे। और यही तो हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एक क्या था, रीजन था जो डार्विन ने दिया था। Asexual reproductions preserve the genetic information while sexual reproduction permit variations. आप लोग समझ गए होंगे कि asexual reproduction जो है वो प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस उसमें वेरिएशंस लाने के लिए तैयार है कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और आप वेरिएशन भी कर सकते हो। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है वो प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग दोनों में पहले से होता था। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था पंजाब में साहिवाल का, है ना, जो आर्टिफिशियल जो क्या हुआ था सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग के प्रोसेस से क्या किया गया था, उसमें एक नया वेराइटी को क्या किया, डेवलप किया गया था काऊ का। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद द डिजायरेबल जीन। अब इसमें क्या है कि सिलेक्शन तो करवा रहे हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन तो करवा रहे हैं, बट उसमें क्या है कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों चीज आने की क्या है, पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होता है कैरेक्टर का, है ना, जब क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं तो वो रैंडमली सेपरेट होते हैं, हमें नहीं पता कि हमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, है ना, वो सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ सकता है। तो ये चीज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। The technique of genetic engineering, which included creation of recombinant DNA, the technique of genetic engineering, है ना, जिसके अंदर क्या होता था, क्रिएशन ऑफ recombinant DNA, मतलब कि कोई डीएनए है उसके अंदर हम अपना डिजायरेबल जीन जो है वो ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, है ना। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड
जीन ट्रांसफर, उसके बाद क्या होता है, जीन का क्लोनिंग करेंगे, जो जीन हमने डिजायरेबल जीन है उसका क्लोन करो, है ना, एंड जीन ट्रांसफर, और उस जीन को क्या करो, ट्रांसफर करो किसमें, होस्ट में। Overcome these limitations and allow us to isolate and introduce only one of the set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organ, है ना। ओवरकम दिस लिमिटेशंस, अभी जो हमारे पास लिमिटेशंस थे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन में, कि उसके साथ डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल या कभी कभी सिर्फ अनडिजायरेबल, है ना, ये ही हमें मिलता था। अब क्या है कि हम अपना डिजायरेबल जीन जो है वो होस्ट के अंदर आराम से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर अनडिजायरेबल जीन जो है हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का हमारे पास क्या है, बेनिफिट है। डू यू नो दैट लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, है ना, do you know the likely fate of piece of DNA which is somehow transfer into the alien organisms? fate of piece of DNA का क्या है, डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उससे प्रोटीन बने या फिर एंजाइम बने, तो ये डीएनए का फेट है। which is somehow transfer into the alien organism, अब वो क्या क्या एलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर हो गए। Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in progeny of organisms. अब अगर डायरेक्ट पीस ऑफ डीएनए, है ना, डायरेक्ट अगर डाल दिया जाए सेल के अंदर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि उससे किसी भी प्रकार का कोई आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। But when it is integrated into the genome of recipient, लेकिन जब अगर हम इसे रेसिपिएंट जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उसके जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें, ठीक है, इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट अलोंग विथ होस्ट डीएनए, ये क्या करेगा, होस्ट डीएनए के साथ आराम से क्या कर सकता है, वहां पे मल्टीप्लाई कर सकता है ना, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इनकॉर्पोरेट हो गया तो जब वो सेल डिवाइड करेगा तो उसके साथ ये भी डिवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें होती है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और ये सब इसीलिए होता है कि एलियन पीस ऑफ जो डीएनए यूज कर रहे हैं हम, वो अब हो गया है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, विच हैज एबिलिटी टू रेप्लीकेट, जिसके पास एबिलिटी है क्या, रेप्लीकेट करने का। जो होस्ट डीएनए है ना, उसके अंदर जो हम इनकॉर्पोरेट कर दिया अपना डिजायरेबल जीन, तो वो डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद क्यों अब वो रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि जो होस्ट डीएनए है उसके पास एबिलिटी है अपने आप को रेप्लिकेट करने का। इन ए क्रोमोसोम्स देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, है ना, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। इन ए क्रोमोसोम्स देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का नाम दिया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जो किसके लिए जरूरी है, रेप्लिकेशंस इनिशिएट करने के लिए। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA into organisms, it need to be part of chromosomes which has a specific sequences known as origin of replication. इसीलिए अगर हम किसी डीएनए को, किसी हमारा डीएनए पार्टिकल डिजायरेबल जीन को हम चाहते हैं कि उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो, वो आगे बढ़े, नेक्स्ट जनरेशन में जाए, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसके एक ऐसे पार्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, अदरवाइज वो जो है सेल के अंदर जाके कुछ नहीं कर पाएगा। दस एन एलियन piece of DNA with origin of replication, so that alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organisms। इसीलिए alien piece of DNA को क्या किया जाता है, एक ऐसे DNA के साथ जोड़ा जाता है जिसके पास क्या हो, origin of replication हो, ताकि वो next progeny में जा सके। This can also be called as cloning or making multiple identical copy of any template DNA। This can also be called as cloning or making multiple identical copies
इसको क्या बोला जाता है, क्लोनिंग बोला जाता है। और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, किसी भी टेम्पलेट डीएनए का मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी जो है वो बना सकते हैं। Let us now focus on the first instance of construction of artificial recombinant DNA molecule। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि ये जो डीएनए बनेगा जिसके पास ओरिजिन होगा और हमारा रेप्लिकेशन, हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको कैसे बनाते हैं। The construction of first recombinant DNA emerged from possibility a linking a gene encoding antibody resistance with the native plasmid autonomously replicated circular extrachromosomal DNA of Salmonella typhimurium. This is the construction of first recombinant DNA। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बात हो रहा है ना। इमर्जेज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट विद द नेटिव प्लाज्मिड, जो पहले से ही प्लाज्मिड प्रेजेंट थे किसमें, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम्स के अंदर, है ना। उसके प्लाज्मिड में क्या होते हैं, इनकोडिंग हम लोग ऐड करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट टाइम पे, है ना, फर्स्ट टाइम पे जो ऐड करते हैं हम लोग किस चीज़ को, एक क्या होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, उसे क्या करते हैं, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम्स नाम के एक माइक्रोब्स हैं, है ना, बैक्टीरिया है, उसके प्लाज्मिड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनोमसली, है ना। Plasmid is self-sufficient to replicate inside the cell, autonomously replicating circular extrachromosomal DNA है। ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ऑटोसोमल और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड। अब बात करते हैं, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which is responsible for confirming antibiotic resistance। यहाँ पे बात हो रहा है कि सबसे पहले आरएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम्स के प्लाज्मिड में ऐड किया था, जिससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी के बारे में बोल रहा है। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972। ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था। बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड which was responsible for confirming antibiotic resistance। अब ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन्होंने कट किया था वो किसी दूसरे, है ना, के किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रही थी, उसके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी वाले जीन को क्या किया, कट करके साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ अटैच किया था। ठीक है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विथ डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये जो डीएनए कट हुआ है ना, एक रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट हुआ है, ठीक है, एक फिक्स लोकेशन पे कट हुआ है। इसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका, मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA। अब ये जो कट पीस ऑफ डीएनए है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या किया गया, लिंक विद द प्लाज्मिड, उसको प्लाज्मिड के साथ लिंक कर दिया गया। This plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो किसके तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास हमारा डिजायरेबल जीन्स तो पहले से ही प्रेजेंट है। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्क्यूटो एक्ट एज इंसेक्ट। हम लोग पहले ही जानते हैं कि दैट मॉस्क्यूटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी।
है ना। इससे मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, किसी और ऑर्गेनिजम्स को, किसी पैरासाइट को हमारे अंदर इंट्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, वो जो प्लाज्मिड बनाया जिसके अंदर अपना डिजायरेबल जीन ऐड किया, वो कैसे काम करेगा, एज ए वेक्टर काम करेगा। इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन यूज्ड एज द वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही बात है। The linking of antibiotic resistant genes with the plasmid vector become पॉसिबल विथ इंजाइम डीएनए लाइगेज, है ना। डीएनए लाइगेज की मदद से हमारा डिजायरेबल जीन जो है वो क्या हुआ, ऐड हुआ उसके अंदर, वेक्टर के अंदर। which can act on the cut DNA molecules join therein, जो क्या किया, काम किया किसके, एंड पे काम किया, है ना। डीएनए कट, जो डीएनए कट हो रखा था और उस दोनों एंड को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दिस मेक्स a new combinations of circular anatomically replicated DNA created in vitro is known as recombinant DNA technology। ये क्या हुआ, एनाटोमसली ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए का फिर से फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि जो प्लाज्मिड था वो तो पहले से ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड था। अब उसको क्या गया, कट किया गया और हमारा एलियन पीस जो है, जो हमारा डिजायरेबल जीन है उसके अंदर ऐड करके फिर डीएनए लाइगेज की मदद से उसे क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। ओके, इसके आगे हम लोग देखते हैं, when this DNA is transferred into the Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host enzyme and make multiple copy। अब ये जो प्लाज्मिड है वो क्या होगा, किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की, जो कि साल्मोनेला टाइफीमोरियम्स के क्या थे, क्लोजली रिलेटेड थे, है ना, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट। अब ये क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करेगा यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, जो नया डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, है ना। उसके बाद क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज का, इस प्लाज्मिड का मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन द इकोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन इकोलाई। अब ये जो है क्लोनिंग होगा इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। उसके अंदर सेल के अंदर जितने और आए, जितने नंबर ऑफ कॉपी नंबर है उसका, उतने नंबर ऑफ उसमें कॉपी बनेगा, है ना। इसका नाम क्या दिया जाता है, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन इकोलाई। You can here infer that there are 3 basic steps in genetically modification of organism। यहाँ पे 3 स्टेप्स दिया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिजायरेबल जीन, है ना। आप उस डीएनए और डिजायरेबल जीन का आइडेंटिफिकेशन करो जो आपको चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाइड किया और डिजायरेबल जीन पता किया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उस डिजायरेबल जीन को निकालो, कट करो, है ना। प्लाज्मिड निकालो, कट करो, यानी वेक्टर निकालो, कट करो, उसके अंदर ऐड करो और उसे होस्ट के अंदर क्या करो, ट्रांसफर करो। इतना चीज आ गया। और तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर फॉर डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब जो ये नया इंट्रोड्यूस डीएनए आया है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। जो आपने होस्ट के अंदर डाला है प्लाज्मिड, उस होस्ट के अंदर क्या करो, मेंटेन करो इन होस्ट एंड ट्रांसफर टू डीएनए इस प्रोजेनी। और वो जो डीएनए बना है, वो जो नया डीएनए आपने ऐड किया है, ऐसा करो कोशिश की वो जो है मेंटेन रहे उस सेल के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या करे, पास ऑन हो जाए। तो ये पूरे के पूरे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को क्या करता है, एक साथ समराइज करता है। ठीक, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।